तो ट्रांसफार्मर है आज का डिस्कशन। आज हमने ट्रांसफार्मर डिस्कस करना है। तो ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, थोड़ी देर के लिए रोक के पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह की करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है। और आपने ये डेली लाइफ में देखा होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा लार्ज स्केल में, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमेशा हम ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी हमेशा स्मॉल स्केल में यूज होती है। आपने टॉर्च में सेल डाल दिया, मोबाइल में बैटरी है, कार की बैटरी है, स्मॉल स्केल में डीसी का एप्लीकेशन हम करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ लार्ज स्केल में आपको ज़रूरत है, आपको पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम ऑलवेज लार्ज स्केल में ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल में जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, तो आपको चीप पड़ती है। अब सवाल है कि चीप कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है चीप? इकोनॉमिक है कहते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में भी लिखा है कि एसी का प्रोडक्शन इकोनॉमिक है, सस्ता पड़ता है। क्यों पड़ता है सस्ता? अगर आप देखें, हमने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था एसी डायनेमो कैसे काम करता है, यानी एसी को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर सिंपल बात करूं, एक कॉइल होती है, उस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करते हैं। जब उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कॉइल वो चेंज होता है टाइम के साथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ कहता है कि इफ़ द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस विद टाइम, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाती है, एंड दिस इज हाउ वी जनरेट द एसी। तो एसी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है। अब सवाल है, उस कॉइल को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस हिसाब से देखूं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी आप दोगे और डायनेमो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देगा, तो कोई फ़ायदा तो ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर जो मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कॉइल को घुमाने की, अगर वो मैकेनिकल एनर्जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। और ये मैकेनिकल एनर्जी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है नेचर से। हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए 3 तरह के पावर प्लांट आप लगाते हैं एसी को जनरेट करने के लिए। बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब पानी, वाटर, तो आप डैम बनाते हैं। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, जिसमें आप कोल यूज़ करते हैं, कोयला। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम को यूज़ करते हैं। ये तीनों आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पानी नेचर ने अवेलेबल करा रखा है आपको इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। रिवर का पानी फ्लो करता है, ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। कोल, कोयला, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ में बहुत सारा कोल है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। न्यूक्लियर के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी आप अर्थ से ही निकालते हैं, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ तो डेफिनेटली चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। अब दिक्कत क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह तो अवेलेबल है नहीं। अब आपको डैम बनाने के लिए रिवर की ज़रूरत है। रिवर फ्लो कर रही है तो उस रिवर का रास्ता रोक के आपने डैम बना दिया, और रिवर जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई आपको पानी की दे रही है। वो बात ठीक है कि कभी ज़्यादा कभी कम, ड्राई वेदर में थोड़ा सा कम हो जाता है पानी रिवर्स में, रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई रिवर आपको पानी की देती है। अब रिवर हर जगह नहीं है। अच्छा, रिवर में भी क्या है कि आपको वो पानी हाइट में चाहिए, क्योंकि फिर हाइट में आप डैम बना के पानी को इकट्ठा करेंगे और उस पानी को जब नीचे गिराएंगे तो उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी से ही उस कॉइल को घुमाएंगे, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो हाइड्रो पावर प्लांट आप हर जगह नहीं लगा सकते। एक तो वहाँ जहाँ पानी हो वो भी हाइट में हो, फिर उस पानी को स्टोर करके हाइट में एक कंट्रोल्ड मैनर में आप नीचे जो टरबाइन है, टरबाइन को घुमाते हैं। उस टरबाइन में कॉइल वॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप हाइड्रो पावर प्लांट हर जगह नहीं लगा सकते। इसी तरह से आप थर्मल पावर प्लांट भी हर जगह नहीं लगा सकते। थर्मल पावर प्लांट आप वहीं लगाएंगे जहाँ कोयला होगा।
कोयले को बर्न करेंगे आप, उसकी हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और उस स्टीम से फिर टरबाइन घुमाएंगे आप, यानी वो कॉइल को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो थर्मल पावर प्लांट भी आप हर जगह नहीं लगा सकते, वहीं लगाएंगे जहाँ कोयला है। अब कोयला यहाँ है, थर्मल पावर प्लांट आप 500 किलोमीटर दूर लगा रहे, तो उस कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाएगा आपका। तो डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे जहाँ कोयला है वहीं पे आप थर्मल पावर प्लांट लगाएं। इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो खैर आप कह सकते हैं साहब न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कहीं भी लगा सकते, तो कहीं भी नहीं लगा सकते, तो और ज़्यादा खतरनाक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप वहाँ लगाते हैं जहाँ पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि इसके रेडिएशंस बड़े डेंजरस हैं। कहीं लीकेज हो गई तो दीज रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, इनफैक्ट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए हम हमेशा ये देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ लगेगा जहाँ पॉपुलेशन दूर दूर तक ना हो, ताकि इसकी लीकेज से, इसके रेडिएशन से बचा जा सके। तो कंक्लूजन ये निकला डिस्कशन का कि ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को लार्ज स्केल में इकोनॉमिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है, सस्ता पड़ेगा, उसके लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, इसलिए सस्ता पड़ेगा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्लांट आप हर जगह नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहीं और होगी और यूज़ कहीं और होगी। अब यूज़ तो हर जगह है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ शहर है, जहाँ आबादी है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप जनरेट हर जगह नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि जनरेट कहीं हो रही है, रिक्वायरमेंट कहीं और है, तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। अब जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वायर के थ्रू करेंगे, तो अब यहाँ से दिक्कत शुरू होती है ट्रांसफ़र करने से। तो जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, स्पेशली ऑल्टरनेटिंग करंट की बात अगर करूं तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है। पहली दिक्कत तो आती है आपकी क्या, स्किन इफेक्ट, हमने पढ़ा था स्किन इफेक्ट, कि हाई फ्रीक्वेंसी की एसी अगर है तो वो स्किन इफेक्ट को फॉलो करती है। का मतलब अगर ये वायर है, इसको अगर मैं वायर मान लूँ, ये वायर है, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, और वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो नहीं होती है, इनफैक्ट सरफेस की तरफ आने लगती है। सरफेस का मतलब स्किन, ठीक है। तो पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो नहीं होती फिर अगर हाई फ्रीक्वेंसी की एसी है, तो फिर सरफेस पे फ्लो होती है, और जब सरफेस पे फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ता है करंट को, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। लेकिन स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज करने का तरीका हमने ढूंढ लिया। हमने कहा ठीक है साहब, हम एक सिंगल वायर नहीं लेंगे, हम इस वायर को छोटे पतले पतले वायर से बहुत सारे थिन वायर का एक बंडल बना के इतना थिक कर लेंगे और फिर करंट की सप्लाई कर देंगे, तो स्किन इफेक्ट आपका मिनिमाइज हो जाता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब वायर आप घर में यूज़ करते हैं उसका प्लास्टिक कोटिंग हटाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे थिन वायर मिलेंगे, आपको एक सिंगल वायर नहीं मिलेगा, सिंगल वायर नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे थिन वायर्स मिलते हैं, जिसको स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रिकॉशन लिया जाता है। स्किन इफेक्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, मान लीजिए ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो होती है और इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि इस करंट से हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, आई स्क्वायर आर टी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। इस हीट को अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी का लॉस है। कहीं कहीं पे आप इस हीट को यूज़ कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, आप इलेक्ट्रिक आयरन घर में होती है तो इस हीटिंग इफेक्ट को आप यूज़ करते हैं, या गीज़र है या इलेक्ट्रिक केटल है, तो कहीं पर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये वायर के थ्रू आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो इस वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो तो कहीं यूज़ हो नहीं रही है, तो लॉस है। तो डेफिनेटली इस लॉस को आप कम करने की कोशिश करेंगे। अब इस लॉस को कैसे कम करेंगे? इस लॉस को कम करने के आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो है टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, करंट इन द वायर, तीन ऑप्शन है।
अब टाइम का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई तो 24 आवर चाहिए, 24 घंटे चाहिए आपको। जितना ज़्यादा आए मतलब 24 घंटे में उतना बढ़िया है। आप ये तो नहीं है ना, तो टाइम को तो नहीं कम कर सकते, तो टाइम तो भैया आपको लगातार चाहिए। अब बचा आर, तो इस वायर का रेजिस्टेंस आप कैसे कम करेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब इस रेजिस्टेंस को कम करने के 3 ऑप्शन हैं कि या तो आप वायर की लेंथ कम कर दो। अब लेंथ को कैसे कम करोगे? मान लो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ जनरेट कर रहे हो और यहाँ सप्लाई कर रहे हो, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका 40 किलोमीटर है सपोज, तो 40 किलोमीटर लंबा वायर तो लगाना ही पड़ेगा, तो लेंथ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब बची थिकनेस ऑफ द वायर कि साहब वायर को थिक कर दो, तो कितना थिक करोगे? थिकनेस बढ़ाते जाओगे वायर की, तो पता चला अपने ही लोड से वो टूट गया, तो थिकनेस की भी एक लिमिट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बची रेसिस्टिविटी। आप कहें साहब हम तो ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, तो कम रेसिस्टिविटी वाले मटेरियल बड़े एक्सपेंसिव हैं, कॉपर, और आगे चला जाऊँ तो सिल्वर, और आगे चला जाऊँ तो गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड को तो भूल ही जाइए। इवन कॉपर भी आपको इतने लार्ज स्केल में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कॉपर भी यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो कॉपर भी इतने लार्ज स्केल में, घर की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, जो सर्किट होता है घर में, वहाँ तो आप कॉपर यूज़ कर लेते हैं, उतना तो एक्सपेंसेस आप बियर कर लेते हैं। लेकिन ये जो इतना लंबा वायर आप कॉपर का लगाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस को भी आप किसी हद तक कंट्रोल, तो हम क्या करते हैं फिर? कॉपर नहीं लगा सकते, सिल्वर गोल्ड तो बहुत दूर की बात है, तो क्या करते हैं फिर? एल्यूमिनियम पे जाते हैं हम। तो एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का भी होता है, लाइट मटेरियल होता है, तो उसको हम लंबा वायर भी लगाएंगे तो उसका वेट कम होगा, तो अपने ही वेट से टूटने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं, तो इसलिए एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी ठीक ठाक है, कॉपर जितनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी आप देखो बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बचा तीसरा फैक्टर, वो है करंट। और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सबसे ज़्यादा करंट पे डिपेंड कर रही है, आई का स्क्वायर है। तो फिर आप अपना सारा फोकस लगाते हैं किस पे? कि करंट को कम करें। करंट कम होगी तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, लॉस भी कम होगा। अब यहाँ से कहानी हम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन अगर आपने एसी का करना है तो करंट को कम रखिए, ठीक है? करंट कम तो लॉस भी कम, ट्रांसमिशन आपका उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। एसी सर्किट की बात करें तो VRMS IRMS cos फाई, फिर उसमें cos फाई भी आ जाता है, पावर फैक्टर कहते हैं। करंट को डिस्कस करना है हमने, ठीक है? तो V इंटू आई अभी लेके चलते हैं। अब ये पावर प्लांट है, तो नॉर्मली जनरली जो होता है पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है वो करीब करीब 11 किलो वोल्ट पे होती है। इस वोल्ट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं हम पावर प्लांट्स में। अब मान लीजिए ये पावर प्लांट है और ये टाउन है जहां आपको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी है। यहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं, सप्लाई आपको यहाँ करनी है, ठीक है? और मान लीजिए इतनी थोड़ी देर के लिए 880 किलो वॉट आपको ट्रांसफर करनी है पावर। तो ये फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो अगर मैं 11 किलो वोल्ट पे जनरेट कर रहा हूं और इतनी पावर मुझे ट्रांसफर करनी है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो कितनी पावर ट्रांसफ़र करनी है? 880 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। और कितने वोल्ट पे जनरेट किया आपने? इतने पे, और इसी पे मान लो आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो 11 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आई। आप सॉल्व करेंगे, आई इक्वल्स टू 80 एम्पियर आएगा, 80 एम्पियर। अब मान लीजिए जो वायर जा रहा है इसका रेजिस्टेंस R है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी आई स्क्वायर RT। तो I कितना है? 80 का स्क्वायर यानी 6400
R इंटू टी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी ये लॉस है, ये लॉस है। अब इस लॉस को हमें कम करना है। तो अगर मैं ये जो वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट, तो मैं 11 किलो वोल्ट पे ट्रांसफ़र ना करके अगर मैं 110 किलो वोल्ट पे ट्रांसफ़र करता हूँ, सुनते रहिए, अभी जनरेट इतने में किया लेकिन ट्रांसफ़र इतने में किया, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। पावर आपने उतनी ही भेजनी है, 880 किलो वाट, तो किलो का मतलब फिर वही 10 टू द पावर 3। इस बार आप भेज रहे हैं 110 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पे। तो अब अगर आप करंट फाइंड करते हैं तो ये 8 एम्पियर आएगी। अब 8 एम्पियर आ रही है, तो 8 एम्पियर के हिसाब से लॉस कितना होगा, अगर मैं फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो इस बार लॉस होगा 8 स्क्वायर 64 इंटू आर इंटू टी। और आप देखिए कि पहले वाला लॉस और अभी वाला लॉस 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। लॉस आपका 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। और वो इसलिए हुआ कि पहले जब करंट थी वो 80 एम्पियर थी, और अब जो करंट है वो 8 एम्पियर है। इसलिए जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक एनर्जी का करते हैं तो करंट को कम रखते हैं, लेकिन करंट को कम रखने के लिए आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ी, और ये काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। इसलिए मैंने कहा पहले देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या है। तो इस 11 किलो वोल्ट को 110 किलो वोल्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफार्मर। समझ गए। तो अब हम ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है, इसकी क्या ज़रूरत है वो हमने देखा। तो आप इस वोल्टेज को जितना ज़्यादा हाई रखेंगे करंट उतना कम होगी, और करंट जितना कम होगी लॉस उतना कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ये वोल्टेज आप उतना हाई रखेंगे। अभी आपने 110 किया, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो और हाई कर दीजिए वोल्टेज, ताकि करंट और कम हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, वायर की लेंथ ज़्यादा है, तो आर बढ़ता जाएगा। आर बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा, तो उस लॉस को कम करने के लिए करंट को और कम करना पड़ेगा, तो इस वोल्टेज को और हाई करना पड़ेगा आपको। अब यहीं पे एक बात और बता दूं, टाउन में ये आपका घर है, आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आती है 220 वोल्ट पे आती है। हमारे घरों में जो एसी की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पे होती है। हालांकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे 110 या 120 वोल्ट पे भी होती है। हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ट्रांसफ़र किया 110 पे, 110 किलो वोल्ट पे ट्रांसफ़र किया आपने, किलो, और यहाँ आपके घर में कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। तो आपको फिर से एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी जो 11 को 110 में कन्वर्ट करेगा, और फिर एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी जो 110 को या किसी भी हायर वैल्यू को 220 पे कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है। आपको यहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, यहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, और इस ट्रांसफार्मर की वजह से ही एसी को हम इतना प्रेफरेंस दे पाते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आपने कहा साहब बहुत इकोनॉमिक होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक होता है इफ़ यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। आप अपने घर के बाहर जो जनरेटर लगाया उससे एसी जनरेट करेंगे तो घोड़े खुल जाएंगे आपके। पता चला 1 घंटे में इतना डीजल फूक गया, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। वो जो जनरेटर चलाने के लिए जो डीजल ला रहे हो उसमें पैसा जा रहा है, तो इट्स वेरी मतलब एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके लार्ज स्केल में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इकोनॉमिक है। लेकिन सवाल है वहाँ तो प्रोड्यूस करना तो इकोनॉमिकल हो गया, पता चला ट्रांसफ़र करने में लॉस हो गया, फ़ायदा कुछ नहीं। सो दैट्स वाई दिस डिवाइस ट्रांसफार्मर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही ट्रांसफार्मर है जो एसी को इतना प्रेफरेंस हम देते हैं। तो एसी बेसिकली ट्रांसफार्मर की वजह से टिकी हुई है, ये आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर दूं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली करता क्या है। तो लेट्स सी। तो मान लीजिए ये पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। अभी मैं पावर फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, अभी V और I में बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है ट्रांसफार्मर को हमें देखना है कि बेसिकली क्या करता है। तो 10,000 वॉट पावर आपको ट्रांसफर करनी है। मान लीजिए वॉट होता है जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल 10,000 वॉट। अब ये देखो पावर जो है वो V और I के कॉम्बिनेशन में है, V और I का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो 10,000 वॉट की पावर है ये मेरे पास इस कॉम्बिनेशन में हो सकती है 10,000 वोल्ट 1 एम्पियर करंट, ऐसे हो सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, या मैं कहूं कि साहब ये 40,000 वोल्ट 1/4 एम्पियर करंट, फिर आपका 10,000 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो V और I का वैल्यू बदल रहा हूं मैं। या आप कहें साहब ये 100 वोल्ट, जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल। आप ऐसे ना समझें कि ऐसा ही होता है, खाली एक समझाने के लिए मैं ये नंबर्स ले रहा हूं। अब देखिए 100 वोल्ट और 100 एम्पियर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10,000। अगर इसको देखूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इस कॉम्बिनेशन को मैं बोलूंगा लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज। करंट लो है, वोल्टेज हाई है, 40,000 वोल्ट और 1/4 एम्पियर करंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज। अगर इसे देखूं, हालांकि यहां भी 100 है वहां भी 100 है, लेकिन 100 एम्पियर, एम्पियर इज अ बिग यूनिट ऑफ करंट और वोल्ट जो है वो छोटी यूनिट है। तो भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, फिर भी इसको मैं बोलूंगा हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज। ये अब ट्रांसफार्मर की बात करता हूं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है, तो ट्रांसफार्मर इसको ऐसा या इसको ऐसा बना सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो या समझना हो कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इट कैन कन्वर्ट, इट कैन ट्रांसफॉर्म लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज और वाइस वर्सा। यानी इसको ऐसा बना सकता है और इसको ऐसा भी बना सकता है। ये काम है ट्रांसफार्मर का। कभी कभी हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को अप या डाउन करता है। बिल्कुल करता है, वोल्टेज को अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, लेकिन वही रिवर्स इफेक्ट करंट पे भी पड़ता है। करंट पे भी रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने पूरा लिखा है लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज को हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज में, या इसका उल्टा। ये ट्रांसफार्मर का काम है। लेकिन पावर एक जैसी, जो पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट में वही पावर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो। और आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है, राइट। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में बात करें तो देखो पावर को चेंज नहीं कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10,000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10,000 आएगा। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर के इनपुट में ये दे रहा हूँ और आउटपुट में मुझे ये मिल रहा है, तो ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हाई वोल्टेज लो में कन्वर्ट हो गई और लो करंट हाई में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन पावर जो है वो सेम है, जो इनपुट की पावर है वही आउटपुट की पावर है। तो ट्रांसफार्मर में दो बातें याद रखना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहती है। दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, इसको ध्यान रखिएगा।